हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि अपने दौर में मुल्क में तरक्की लाने के लिए भरपूर कोशिश की है, कौम की खिदमत के लिए 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। उन्होंने मजीद कहा कि आज हर बच्चा 1,21,000 रुपए का मकरूज है। मेरा काम नहीं कि हस्पतालों में जाकर इंतजामी मामलात में मुदाखलत करूं। सेहत के सिस्टम को बेहतर करने के लिए अस्पतालों के दौरे किए। पहले पंजाब के अस्पतालों में इंसीलेटर भी नहीं होते थे, ये कहा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा कि अब पंजाब के हर अस्पताल में सहूलियात बेहतर हुई हैं। आज PIC जनरल अस्पताल में मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि चिल्ड्रन अस्पताल से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई अपना सिस्टम है, वो समझते हैं कि उनका निज़ाम सबसे बेहतर है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 9:30 and I have been right in the court till about 12 o'clock at night. Barring the time I would go for a brief lunch or dinner or for my prayers. That's the only thing. All throughout, it's not only for the medicine profession, but for the other human causes that I have been trying to do my best. My acts might not have been accurate. I may not have been perfect. But let me tell you that my purpose has always been very honest. And the object was very earnest all the time. Today when I stand here, I remember that Justice Manzoor Qadir, one of the very eminent jurists of the country, was appointed as the Chief Justice of the West Pakistan. It was a great honor of those times, 1960 perhaps. People went to him, congratulated. Hours 9:30, and I have been right in the court till about 12 o'clock. कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आज तालीम गाहें नहीं बिजनेस बन चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि कुछ कॉलेजेस में दौरा किया तो तलबा को गाउन पहनाकर प्रोफेसर बनाकर पेश किया गया। मैंने सिलवाई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस अपने तलबा को हाउस जॉब्स खुद कराएं। और अभी मौसम के हवाले से आपको बताएं कि धुंध की शिद्दत पे कमी वाक़या होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि ठोकर न्यास पे एक बाबू साबू से मोटरवे को काफिले की सूरत में खोला गया है। शहरी को दौरान धुंध फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। शहरी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 पर राब्ता भी कर सकते हैं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें कि धुंध की शिद्दत में कमी हुई है, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ठोकर न्याज पे एक बाबू साबा है। शहरियों को दौरान धुंध फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत भी की जा चुकी है और उसके साथ ही साथ हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। फहद भट्टी, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है मोटरवे की? बिल्कुल, धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। मोटरवे तर्जुमान की जानिब से शहरियों को हिदायत भी की जा रही हैं कि दौरान सफ़र तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर अब भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात धुंध ज़्यादा होने की वजह से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। अब भी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारों में शहरी फंसे हुए हैं, जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर मोटरवे को खोलने के बाद जैसे ही सूरज निकला है या धूप में इजाफा हुआ है तो धुंध की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी नजर आई है, जिसके बाद मोटरवे तर्जुमान की जानिब से ये कहना है कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहरियों को हिदायत की जा रही है कि तेज़ रफ्तारी से गुरेज करने के साथ साथ शहरी हेल्पलाइन 130 जो है मोटरवे की हेल्पलाइन, उससे भी मदद दे सकते हैं। उसके अलावा हम सफ़र ऐप जो है
اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے موٹر وے ترجمان کی جانب سے, کیونکہ موٹر وے پر جہاں پر کھلا علاقہ ہے وہاں پر اب بھی دھند کی شدت ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, تو تیز رفتاری سے گریز کیا جائے. یہاں پر جو موجود ٹریفک وارڈنز ہیں ان کی جانب سے یہ بولا جا رہا ہے کہ کے لیے کھول دیا گیا ہے کیونکہ دھند میں جہاں گاڑی کی ٹکر سے ریسکیو اہلکار جام بحق ہو گیا ہے. کاشف طاہر سڑک پر حادثات سے بچاؤ کے لیے کوسٹنی ٹیپ لگا رہا تھا کہ دھند کے باعث تیز رفتار گاڑی نے ریسکیو اہلکار کاشف کو ٹکر مار دی. جبکہ آپ کو بتایا کہ کاشف کو زخمی حالت میں ویو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جام بند نہ ہو سکا. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوٹ عبد المالک میں جہاں پر گاڑی کی ٹکر سے ریسکیو اہلکار جام بحق ہو گیا. کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے. رخ کریں گے ناگرہ ٹاؤن کا جہاں پر بگیروں کا محکمہ ناردرن گیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. ایم ڈی گیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ابوبکر شیخ سے. ابوبکر شیخ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ ناگرہ ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پہ اہل علاقہ کی جانب سے محکمہ ناردرن گیس کے خلاف یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے ان کے اس علاقے میں یہاں پہ گیس کی جو بندش ہے اور جس کا باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ ناردرن گیس کے خلاف یہاں پہ شدید نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. پہلے خواتین کی طرف رخ کریں گے, ان سے بات کریں گے. محترمہ, کب سے آپ کے اس علاقے میں گیس دستیاب نہیں ہے اور اپنا گزر بسر آپ کیسے کرتے ہیں؟ 3-4 سال ہو گیا گیس آتی نہیں ہے. سردیوں میں تو بالکل نہیں آتی نا, اب تو بالکل بھی چلی گئی. سلنڈر بھرا کے لاتے ہیں تو کلو لے وہ 200 کا 2 دن مسا لنگ دین. ایک کلا جمانہ کمان والا بازاروں لے آئیے, بل بھی بھریے گیس کا, کی کریے دسو. محترمہ, اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ گیس آپ کے گھروں میں دستیاب نہیں ہے؟ ایسے ہی نہیں آ رہی گیس, آ ہی نہیں رہی. سلنڈر جو ہے نا بھرا کے لاتے ہیں, لکڑیاں جلاتے ہیں. کیا کہیں گی محترمہ؟ سلنڈر سے جلاتے ہیں پر وہ بھی نہیں ملتی. وہی 500 روپے مل رہی ہے. لینا لگنا پہنتا, روٹیاں ہی نہیں بچوں نے سکول والے نہ. تو گیس کے بل آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں؟ بل کر دے اگلے مہینے دے مہینے 500,000 بل آتے ہیں, گیس کوئی نہیں آتی. بل ان کے گھروں میں پہنچائے جا رہے ہیں محکمہ ناردرن گیس کی طرف سے, لیکن گیس یہاں سے مہیا نہیں کی جا رہی. مرد حضرات کی طرف رخ کریں گے. جناب, کب سے آپ کے علاقے میں گیس کے مسائل ہیں اور متعلقہ جو محکمے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ جناب, ہمارے علاقے میں تو یہ سردیوں میں تو کافی پرانا مسئلہ ہے. ہم نے کئی دفعہ محکمے کو درخواستیں دی ہیں, ادھر سروے کرایا ہے کہ ہماری لائنوں کو بڑی لائنوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ سوئی گیس کے جو محکمہ کے جی ایم صاحب ہیں, ایم ڈی صاحب ہیں, ان کے کہاں تک جو نہیں رکھتے. ہماری وزیر اعظم سے اور سوئی گیس کے منسٹر سے, آپ کے میڈیا کے وساطت سے اجتماع سے درخواست ہے کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے, ہمارے بچوں کے لیے بہترین گیس فراہم کی جائے. ہمارے علاقے کے جو مین لائنوں کے ساتھ نا چھوٹی لائنوں کو جوڑ دیا جائے, جیسے یہ ہمارا پرانا درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شکریہ جی. جناب, کیا گھروں میں بل آتے ہیں آپ کے گیس کے؟ 2,000 روپیہ بل آتے ہیں. گیس آؤں نہیں, 3 باری کمپلینٹ کر چکے ہیں, 4 باری پیسے بھی لے گئے نے, میٹر لاؤن آئے نے پھر بھی نہیں آیا. بدل کے یہاں پہ آپ نے علاقہ مکینوں کی مشکلات سنی. یہاں پہ مرد, خواتین اور بچوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. متعلقہ محکموں کے خلاف شدید نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس علاقے کا سامنا ہے. بہت شکریہ شیخ. دوسری جانب ملی رکشہ یونین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. ملی رکشہ یونین کے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی جاری ہے. جی بالکل, بلاسے بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. احتجاج کیا جا رہا ہے اور مظاہرین کا گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. جبکہ اس حوالے سے رکشہ یونین کا کہنا ہے کہ ڈیفنس میں ایل پی کی رکشوں پر پابندی ختم کی جائے, رکشوں کو پارکنگ سٹاپ کی سہولت دی جائے. ملی رکشہ یونین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. جبکہ ملی رکشہ یونین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور نعرے بازی کی گئی ہے. اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرین کا گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مزید مطالبہ کیا کہ ڈیفنس میں ایل پی کی رکشوں پر پابندی ختم کی جائے, رکشوں کو پارکنگ سٹاپ کی سہولت بھی دی جائے. ملی رکشہ یونین کی جانب سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ کو براہ راست پریس کلب لیے چلیں گے جہاں پر خواجہ سراؤ کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. ہم نے ان کو جو نام مینشن کر دیتے ہیں. میں ریوائز کر دیتی ہوں. انگلش میں ہم نے بھیجی تھی لیکن یہ ابھی اردو میں چلتی ہے. یہ دوبارہ لکھ دو نا. ہاں ریوائز کر دو اسے. آپ اس کی کائنڈلی کاپی جو سی ہے نا وہ ڈسپلن.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाल रोड पर सर्विस सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर आतिशबाजी से ताजरान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 5 से ज्यादा दुकानें आग की लपेट में आई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? हाल और सर्वर सेंटर में ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया। सुबह के औकात में लगने वाली आग से ताजरों का लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो गया। ताजरों का ये कहना है कि लेस्को हुकाम से मुतअद्दिद मरतबा तारों की तब्दीली के हवाले से भी बातचीत की गई, लेकिन लेस्को हुकाम के सर पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बायस से आज ये आतिशबाजी का खौफनाक वाकया पेश आया, जिसने ताजरों की तमाम जमा पूंजी को जलाकर राख कर दिया। इस वक्त कुछ ताजर रहनुमा जो मुतासरा हैं इस आतिशबाजी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कितना नुकसान हुआ है, किस तरह आग लगी है? भाई अर्ज़ ये है कि आग तो सुबह के टाइम ही लगी है, हम तो घर थे जिस वक्त आग लगी है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, और ये पहले भी हम कई दफ़ा लेस्को वाले से एजाज भाई साथ खड़े हैं, इन बेशुमार इन्होंने मेहनतें की हैं, मगर वो सुनते ही नहीं हैं। हम 30 साल की हमारी जमा पूंजी है, जिसको हम आपके सामने ढेर लग गया, खाक बन के हम बैठे हुए हैं। हम किसको बताएं, हम किसको रो रो के, हम तो अब बात नहीं कर सकते कि ये जो हमारी सूरत हाल है। हम तो 40 साल पीछे चले गए हैं। एक दिन बिल ना दें वो भी मीटर काटने आ जाते हैं। कि इस वक्त सारे ताजर भाई जो हैं वो सारे मुतासरीन, सारे परेशान हैं। अब किस को जाके शिकायतें करें? आप बताएं कि ऊपर ढेर बन गए हमारी दुकानें, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना हमें कोई पूछने वाला है, ना हम किसी को बता सकते हैं। फरमाइएगा, बहुत बड़ा लॉस है यकीनन इन लोगों का, रोज़गार इन लोगों का इन दुकानों से वाबस्ता है। गवर्नमेंट से क्या आप लोग कंपनसेशन चाहते हैं? आप ये जी 5 से 6 दुकानें हैं जो आग की लपेट में आई हैं, और इनका जो उनकी दुकानदारों की जमा पूंजी है वो जल के राख हो गई है। इनको दोबारा पाँव पे खड़ा करने के लिए हम मुतालबा करते हैं हुकाम बाला से कि इनको कंपलसेट किया जाए, इनको दोबारा पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाया जाए, और मज़ीद आइंदा के लिए इसकी रोकथाम के लिए कुछ लाएअमल बताया जाए। वापडा वाले आके हमारे साथ मीटिंग करें, हम अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत के लिए उनकी सरबराही में उनकी स्किल के मद्देनज़र रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ अपना खर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ हमें कोई लाएअमल दिया जाए। ताजर बरादरी की गुफ्तगू आपने सुनी। ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 दुकानें जो हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं, और इन लोगों का लाखों रुपए का जो कीमती सामान था वो लाखों का नुकसान हो गया है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शहर लाहौर में बतला साफ होने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन समेत ट्रेन ऑपरेशन मुतासर हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मुल्क के दीगर मकामात पर तेज़ धुंध के बायस जहाँ पर ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए हैं, वहीं पर ट्रेन और जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन 11 ट्रेनें जो हैं वो कराची, मुल्तान और कोयटा से लाहौर आने वाली वो तहरीक का शिकार हैं, जबकि दूसरी जानब तकरीबन 28 जो परवाज़ें हैं वो मुतासर हुई हैं, जिनमें 10 परवाज़ें मनसूख और 18 परवाज़ें जो हैं वो तहरीक का शिकार बताई जा रही हैं। और रेलवे हुकाम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट वो जो ताख़ीर का वहाँ शिकार है। उसके साथ ही अवाम एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे 45 मिनट और शाह हुसैन जो है वो 4 घंटे और 30 मिनट जो है ताख़ीर का शिकार है। और यही वजह बताई जा रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ धुंध के बायस जो ट्रेनें हैं उनको मुतलका रेलवे स्टेशन पर ही वह रोक लिया गया है, और जैसे ही मतलब कदरे साफ़ होगा और बेहतर होगा, ट्रेनों को जो है वो लाहौर और दीगर मकामात की तरफ जो है वो गामजन जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे के साथ साथ जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं। और एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक 10 परवाज़ें जो है वो मनसूख की गई हैं, और 10 परवाज़ें में दमाम जाने वाली परवाज़ है वो उसमें जो लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ें हैं वो भी शामिल हैं। और PI की परवाज़ जो है वो हस्बे मामूल जो है वो तहरीक का शिकार होने के साथ साथ ठीक है। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। का इनकाद किया गया है, ये आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। अरबी खावर शाहीन भट्ट, अरबी मोहम्मद नवाज, फारसी कलीमा अख्तरी, फारसी सैयदा सारा जहरा बुखारी, फारसी आसमा अमीन, फारसी नवाबदीन, पंजाबी फौजिया हनीफ,
कश्मीरियात पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। तालिबात में डिग्रियां तकसीम की जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करेंगे कि साल 2019 में किसी एक टीचर को भी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। असातिज़ा को मुस्तकिल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसी की जाएगी। आपको बताते चले कि फैसले से पंजाब के 2 लाख और लाहौर के 30,000 असातिज़ा मुतासर होंगे। इस साल 2019 में किसी एक टीचर को भी मुस्तकिल ना करने का फैसला किया गया है, जबकि फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर पंजाब भर के 2 लाख से ज़्यादा असातिज़ा मुतासर होंगे। मज़कूरा असातिज़ा में लाहौर के 30,000 असातिज़ा भी शामिल है, जबकि तमाम असातिज़ा को मुस्तकिल करने की बजाय 6 माह की तौसी दी जाएगी। 2 लाख असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2019 में ख़त्म होना है। आरसी असातिज़ा में ग्रेड 14, 15 और 16 के असातिज़ा शामिल है। असातिज़ा को मुस्तकिल करने से खजाना को लाखों का फ़ायदा पहुंचता है। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से ऐसा कहा गया है। मज़ीद कहा कि असातिज़ा को मुस्तकिल ना किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। 18 अरब रुपए से सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड लगाने का मंसूबा ठप हो गया। स्मार्ट बोर्ड की मद में 7,000 स्कूलों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बावजूद पंजाब के किसी एक स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड ना लगाया जा सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा कि अभी तक स्मार्ट बोर्ड्स नहीं लगाए जा सके, क्या वजहात है? स्कूल एजुकेशन करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 7,000 हाई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने थे और स्मार्ट बोर्ड को इंटरैक्टिव बोर्ड भी कहा जाता है, जो कि तलबा की सहूलत के लिए, जो कि 6ठी जमात से 12वीं जमात तक का जो सिलेबस है वो डिजिटलाइज जो किया गया है, एप्लीकेशन बनाई गई है, उस डिजिटल बोर्ड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाना था। लेकिन साबका हुकूमत के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और तमाम पंजाब के जो 7,000 हाई स्कूल थे उनसे 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा भी किया गया कि जो जिनकी तादाद जो है करोड़ों रुपए में बनती है और हर स्कूल ने 3.5 लाख रुपए की लागत से जो है अपने स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नस्ब करना था। लेकिन करोड़ों रुपए स्कूलों से इकट्ठे करने के बावजूद जो है किसी एक सरकारी स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड अभी तक नहीं लगाया जा सका, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी भी पंजाब के सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाया जाता है चौक के ज़रिए, और चौक के ज़रिए जो है वो बच्चे मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। और इसी हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के जो सदर हैं गुलाम मोहिउद्दीन, उनकी जानिब से दरखास्तें भी जमा कराई गई कि सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था और लाखों रुपए इकट्ठे करने के बावजूद जो है वो मुल्क से फ़रार हो गए और यही वजह है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है वो ठप पड़ा है। और इसी हवाले से साबका दौरे हुकूमत में एक मीटिंग भी बुलाई गई थी अफसरान की पंजाब भर से, और ये मीटिंग DSD में हुई थी और इसके ऊपर जो है लाखों रुपए ट्रैवल अलाउंस की मद में इन अफसरान को भी दिए गए थे। और इसी के ऊपर जो है वो गुलाम मोहिउद्दीन जो कि सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन के, उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है इनकी इंक्वायरी की जाए। और उन्होंने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज के ऊपर भी ये सवालिया निशान उठाया कि वो भी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। दूसरी जानब अगर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की बात की जाए तो उनका कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम जो राना मशहूद जो है जो मुल्क से फरार हैं, उनका कहना था कि उनके तमाम मामला ठीक है। जुनैद रियाज आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे स्मार्ट कार्ड्स के हवाले से। एक्साइज का 2 दिन में स्मार्ट कार्ड्स घर भिजवाने का मंसूबा धरा का धरा रह गया। लाहौर समेत पंजाब भर से 21 दिसंबर के बाद भिजवाई गई डिमांड के बावजूद स्मार्ट कार्ड्स दफातर ना भिजवाए जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा अब तक स्मार्ट कार्ड्स का जाना हो सका, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, बुजुर्ग कहते हैं कि कवा चला हंस की चाल और वो अपनी भी भूल गया। यही हाल है कुछ महकमा एक्साइज का। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन बुक्स को ख़त्म करके स्मार्ट कार्ड मुतारफ़ कराया था जो कि ID कार्ड के साइज़ का था। इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 18 दिसंबर को किया था और सेफ सिटी की जो महकमा एक्साइज की जानब से ये दावा किया गया था कि जो भी कार्ड जारी होगा वो 2 रोज़ के अंदर अंदर मुतलका जो रजिस्ट्रेशन कराने वाला मालक होगा उसके घर पहुँच जाएगा। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। अभी तक लाहौर में तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद डिमांड भिजवाई गई है और इसमें सिर्फ 2,000 कार्ड तैयार करके लाहौर रीजन C को भिजवाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 20 तारीख तक जो डिमांड भिजवाई गई थी वो सिर्फ अभी तक महकमा एक्साइज के कार्ड तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह दीगर अजला में भी यही हाल है और उनकी जो डिमांड भिजवाई गई है
اس پر سمارٹ کارڈ ابھی تک تیار نہیں ہو رہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سسٹم میں اور سافٹ ویئر میں خرابی ہے, لائیو ایکسیس نہیں ہے, فیچ کر کے ڈیٹا جو ہے وہ کارڈ تیار کرائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک جو دوسرا ان کا میکنزم بھی چینج ہو گیا ہے کہ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سمارٹ کارڈ ڈائریکٹلی کوریئر کمپنی مالک کے گھر میں پہنچائے گی. اب یہ سارا سسٹم چینج کر کے اب جو کارڈ ہوگا وہ پہلے ایم آر اے کے دفتر میں جائے گا, وہاں سے اس کو فائل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اور وہاں سے مالک کے گھر میں بھجوایا جائے گا. تو ایکسائز کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2 روز کے اندر کارڈ پہنچایا جائے گا, وہ تقریباً کم از کم 10 سے 10 روز کیا ہے. اور سی سی پی او بشیر احمد ناصر اور دیگر افسران کی گاڑی کا 1 سال کا ٹوکن شارٹ کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے. عرفان ملک بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں. غیر نمونہ نمبر پلیٹ اور اس کے ساتھ جو ٹوکن ٹیکس جن کی شارٹیج ہے ان میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, لیکن لاہور پولیس کے جو افسران ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا شروع ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کی گاڑیوں کی نہ تو نمونہ نمبر پلیٹ ہے اور نہ ہی ان کے جو ٹوکن ٹیکس ہیں وہ اس سال کے 2018 کے ادا کیے گئے, اور اب 2 دن رہ گئے ہیں 2018 میں ختم ہونے میں, یعنی کہ پورا سال جو ہے یہ گاڑیاں بغیر ٹوکن ٹیکس پے کیے ہوئے سڑکوں کے اوپر دندناتی رہیں. اور اس میں آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او بشیر احمد ناصر ان کی گاڑی جو لینڈ کروزر ہے, بلٹ پروف لینڈ کروزر لگژری گاڑی ہے, اس کا نمبر LEG 784, اس کی ٹوکن ٹیکس جو ہیں وہ سال 2018 کے ادا نہیں کیے جا سکے. اسی طرح DIG آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ DIG سیکیورٹی جو ہیں ان کی گاڑیوں کے بھی ٹوکن ٹیکس جو ہیں وہ ادا نہیں ہو سکے. کل ملا کر لاہور کے 21 پولیس افسران ہیں جو بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں, ان کی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس 2018 کے ادا نہیں ہو چکے, لیکن ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی یہ پولیس کے بڑے افسران ہونے کی وجہ سے ان گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا, اور عام جو شہری ہیں جن کی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیے جاتے ان کے خلاف ہی صرف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ پولیس افسران اپنے آپ کو جو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی گاڑیوں کو نہ تو روکا جاتا ہے اور نہ ان کی نمبر پلیٹ جو غیر نمونہ ہے ان کو روکا جاتا ہے, اور ان کے نمبر جو ہیں جو گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس ہے آپ کا بہت کو کتنا محفوظ کیا, کتنا خرچ کیا, اب سب کچھ سامنے آئے گا. ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کی گئی 3 ارب روپے کی رقم خرچ ہوئی ہے بھی یا نہیں, حکومت پنجاب نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے علی رابع سے. علی رابع بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ لاہور میں جو خاص طور پر واٹر سٹی اتھارٹی کو 3 ارب سے زائد کی رقم جاری کی گئی اس پر انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ایک مرتب کریں گے. تو اس رپورٹ میں خاص طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ لاہور قلعہ کو جو محفوظ بنانا تھا, اس کی بحالی کی جانی تھی, جو بجٹ اس پر خرچ کیا گیا آیا وہ صحیح استعمال کیا گیا, اور اس پر ایک رپورٹ جو ہے مرتب کی جائے گی. اس پہ شہریوں سے بھی ایک سروے جو ہے وہ کروایا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی مسجد وزیر خان بھی بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا گیا کروڑوں روپے میں, تو اس پر بھی ایک انکوائری رپورٹ جو ہے مرتب کی جائے گی, جس میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر معاونت دے گا ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ کو, کہ وہ اس میں خاص طور پر اپنے جتنے بھی دستاویزات استعمال کیے گئے, جو بجٹ استعمال کیا گیا, پروکیورمنٹ کی گئی, جتنے بھی اشیاء خریدی گئی, اس پر تمام تر ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو یہ 5 میگا پروجیکٹ تھے جس کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ خاص طور پر دی گئی, اور اس میں مسجد وزیر خان بھی شامل ہے, جبکہ اندرون لاہور کا فیز 2 اس کے لیے جو بحالی کا منصوبہ بنایا گیا تھا, جس میں اندرون لاہور میں جو جتنے بھی ثقافتی ورثہ ہے اس کو محفوظ بنایا جانا تھا, اس کے لیے بھی کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے سابق دور حکومت میں دی گئی. تو اس کے ساتھ ہی مسجد کو جو کوتوالی چوک کوتوالی ہے, اور اس کے ساتھ ہی مریم زمانی مسجد جو ہے اس کی بحالی کا پلان جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا, تو اس پر بھی کروڑوں روپے کی رقم جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی. تو اسی پر اب حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ واٹر سٹی اتھارٹی کے جو 5 یہ میگا پروجیکٹس ہیں اس پر انکوائری جو ہے وہ کی جائے کہ آیا ان پروجیکٹس کا کچھ فائدہ بھی ہوا, جو محفوظ بنانا تھا ثقافتی ورثے کو, اس پر بجٹ جو ہے وہ اس میں شفافیت کا عمل کتنا تھا. تو اس پر DGMND جو کہ حکومتی ادارہ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ, وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے گا, جس میں خاص واضح طور پر لکھا ہوئے گا کہ کیا اس میں امبیزلمنٹ تو نہیں ہوئی. تو اس میں آرکائیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی معاونت دے گا DGMND کو اس رپورٹ میں, کہ اس رپورٹ کو بنانے کے حوالے سے. تو اس میں DG واٹر سٹی اتھارٹی اور آرکائیو ڈپارٹمنٹ کو واضح طور پر حکومت پنجاب کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے کہ وہ تمام تر دستاویزات ان کو پرووائڈ کریں, تاکہ یہ شہر کے 5 میگا پروجیکٹ پر آیا یہ دیکھا جا سکے کہ فنڈز کا صحیح استعمال ہوا. اور اس ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی رامع, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان بیجر برصغیر باٹر کوبلا لاہور کے تاریخی ورثے کے تو گرویدہ ہے ہی, مگر شہر میں ماحولیاتی آلودگی سے سخت پریشان بھی ہیں.
अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अहले खाना के साथ लाहौर की सैर तो खूब की, लेकिन फिजाई आलूदगी से सख्त परेशान हुए हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फिजाई आलूदगी वाला शहर है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने मुतल्लिका हुकूमती इदारों से सवाल किया कि क्या उन्होंने बड़े शहरों की फ़िज़ा बेहतर करने के लिए कोई मनसूबाबंदी की है और इसके लिए क्या होना चाहिए। दीगर खबरें शामिल करें। एलडीए में जर्मन सॉफ्टवेयर सैप का मंसूबा लटक गया है। 4 करोड़ से जायद की खतीर रकम खर्च करने के बावजूद सैप पूरी तरह नाफिजुल अमल नहीं हो सका। कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू के मामलात मैनुअल ही चलाए जाने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एलडीए में जर्मन सॉफ्टवेयर का ये मंसूबा है जो कि लटक गया है और कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू के मामलात भी मैनुअल ही चलाए जा रहे हैं, जिसके बायस मंसूबा जात को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है और 4 करोड़ से ज़ायद की खतीर रकम है जो कि खर्च करने के बावजूद पूरी तरह नाफिजुल अमल ना हो सका। इसी हवाले से बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिए। अथॉरिटी के तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके और कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए चलाना था। ये एक बहुत ही महंगा जर्मन सॉफ्टवेयर सैप ख़रीदा गया, 2017 जनवरी में उसको लॉन्च किया गया, लेकिन ताहाल उसको 100% जो है वो नहीं चलाया जा सका। सिर्फ जो इब्तदाई तौर पे 2 मॉड्यूल थे, फाइको और एससीएम, उनको ही इम्प्लीमेंट किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और आज इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद 4 करोड़ पे इस पर लागत आई, 1 करोड़ इसका सालाना मेंटेनेंस का दिया गया और अबैकस जो कंपनी इसको ट्रीट कर रही थी, जो चला रही थी, हैंडल कर रही थी, जो ट्रेनिंग भी दे रही थी और एलडीए के अफसरान और मुलाजमिन के मास्टर ट्रेनर थी, उसको भी अभी तक पेमेंट नहीं की जा रही, ना ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोसी दी जा रही है। अक्टूबर से तमाम मामला रुक गए हैं और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, तमाम जो सोसाइटीज़ हैं, एलडी की स्कीमें हैं 50 से ज़ायद, उनका लैंड रिकॉर्ड इन्वेंट्री सिस्टम है, वो तमाम आज तक नहीं बन सका और एलडी हुकाम इस हालात में अब तमाम तर वही पुराने मैनुअल सिस्टम चला रहे हैं। इसकी वजह ये भी बताई जा रही है, ज़राए का कहना है कि माफिया जो है बड़ा सरगर्म है और नहीं चाहता कि। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अभी जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। $100 बिलियन का कर्जा है तो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत बाहर के बैंकों में $375 बिलियन से ज्यादा है। एक काम करे और वो ये लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए नतीजा खेज इकदाम करे, पूरी कौम उसका शुक्रगुजार होगी। उन्होंने डैम्स पे बात की, हम अप्रिशिएट करते हैं। अस्पतालों में जाकर एक्शन लिया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इतने बड़े कार्रवाई के बाद अभी जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फ्यूल की बचत के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नई पैसेंजर ट्रेनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि रेलवे हुकाम की नई मुसाफिर ट्रेनें चलाने के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स पे इजलास हुआ। मुख्तलिफ अमूर है जो कि इस इजलास में ज़ेर बहस लाए गए। रेलवे हुकाम की नई मुसाफिर ट्रेनें चलाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माली साल 2017-18 में बड़ा माली झटका। रेवेन्यू का टारगेट क्या था और अब तक कितनी रकम वसूल हो सकी है, जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिए इस हवाले से। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माली साल 2017-18 की जो पहली छमाही है, यानी 6 माह में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू टारगेट था उनमें से एक भी ऐसा जो ज़राए आमदन नहीं है। 10 ये ज़राए आमदन हैं जो हेडक्वार्टर के लिए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसका टारगेट पूरा हो। मासवाए जनरल बस स्टैंड्स के, उसके अलावा तमाम जो ज़राए आमदन हैं वहाँ पर आमदनी की जो रेशो है वो 50% से भी कम है। आपको ये बताएं कि
लाहौर पार्किंग कंपनी और इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा समेत जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन से जो आमदन आती है, इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक जो रेवेन्यू टारगेट था उसके मुकाबले में 25% तक भी मौसूल नहीं हुआ, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत बिरशाद आपका। और अभी आपको बताया कि 1 जनवरी से मार्केट में मौजूद तमाम एनर्जी ड्रिंक्स मौका पर ज़ाया कर दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है, जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस बताइएगा। का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से आजकल फैल रहा है, ख़ुसूसन नौजवान तबका इन एनर्जी ड्रिंक्स को तवानाई के हसूल और थकावट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी और इसके साथ साथ ग़िज़ाई माहिरीन ने एनर्जी ड्रिंक के ज़्यादा इस्तेमाल को मुज़र सेहत करार दिया। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबे भर में एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज़ को हिदायत जारी की थी कि वो अपनी प्रोडक्ट से लफ्ज़ एनर्जी को हटा दें, और इस हवाले से 8 माह का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम जो है वो इन कंपनीज़ को दिया गया था। और 1 जनवरी से पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर रही है, चूँकि 31 दिसंबर से ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है। और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैबिनेट मोहम्मद उस्मान ने लाहौर समेत सूबे भर की ऑपरेशनल टीमों को हिदायत जारी कर दी है कि 1 जनवरी से वो मुख्तलिफ मार्केट्स को चेक करें और जहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स मिले जिन पर एनर्जी का लफ्ज़ लिखा हो उन्हें मौके पर जब्त करके ज़ाया कर दिया जाए। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैबिनेट मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मौजूदा जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में बिक रहे हैं उनमें कॉफ़ी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैफ़ीन है। सो कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ को ये भी हिदायत जारी की गई थी कि वो अपनी प्रोडक्ट पर जो एनर्जी ड्रिंक लिखती हैं, एक तो ठीक है इमरान यूनुस आपका बहुत शुक्रिया। सेहत के मैदान से खबर के महकमे प्राइमरी हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम सरकारी हस्पतालों में आलमी इदारे सेहत के मेयार के मुताबिक इंतकाल खून की सहूलत नापैद हो चुकी है। इस हवाले से सहूलत को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी, अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए जो है वो अभी तक ब्लड बैंकों में जो है वो कोई मशीनरी और इक्विपमेंट फ्राहम नहीं किया गया। और इसका इंकशाफ पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाए गए लेटर में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो ज़ेरे इंतज़ाम हस्पताल हैं उनमें जो ब्लड बैंक्स हैं वो WHO के मेयार के मुताबिक नहीं हैं। ये आलमी अदारा सेहत का जो मेयार है उसके मुताबिक जो है वो ब्लड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो है वो तमाम इक्विपमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए ब्लड बैंक्स में। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जानिब से महकमा प्राइमरी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। उधर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज चौधरी मुनीर अहमद ने चार्ज संभालने के बाद तमाम जजेस को नए साल से पुराने केसेस को तरजीही बुनियादों पर पहले निपटाने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर चौधरी मुनीर अहमद ने आज बाकायदा सेशन कोर्ट का जो है वो चार्ज संभाल लिया है और बाकायदा उन्होंने यहाँ पर काम भी किया और जो यहाँ पर अदालती एहलकार हैं और जज साहिबान हैं उनसे जो है मुलाकात की और उनको फर्दर काम के हवाले से भी जो है वो उनको हदायत जारी की। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर चौधरी मुनीर अहमद जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है जिन्होंने चार्ज संभाला है मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताइएगा कि जो आपने चार्ज वाला है आइंदा जो नया साल भी आ रहा है उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या आपने लायामल तय किया है और बार एंड बेंच के हवाले से क्या आप कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन साहब थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तामील में यहाँ पे 24 तारीख़ को इस माह की 24 तारीख़ को चार्ज लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जजेस के साथ मीटिंग की है। मेरी जजेस की टीम बहुत अच्छी है, काम करने वाली है। मेरी बार के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, बार मेंबरान अहदेदारान मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, कोऑर्डिनेशन हमारी ठीक है। लाहौर मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ पहले भी काम कर चुका हूँ, ASJ1 के तौर पे काम किया है, 2-3 बार पोस्टिंग रही है। लाहौर के और बार के मसाइल, कोर्ट्स के मसाइल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नए साल में भी, नया साल 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, तो हम नए साल को नए जज्बे, नए वलवले के साथ काम करेंगे, जुडिशल काम को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाए, लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ दिया जाए। बार और बेंच के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम चलें और मसाइल का
जो है जल्दी से हम हल तलाश करें। अच्छा सर, एक यहाँ जो पेडेंसी इस वक्त चल रही है उस हवाले से भी कोई आपने लाएमल तय किया है? इंशाल्लाह हम लिस्टें बनाएंगे ओल्ड केसेस की, उनकी डिस्पोजल जल्दी करेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे।